हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 5वां पाठ, जिसमें उत्साह और अट नहीं रही है नामक 2 पद्यांश हैं, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ की आज हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं और जितने भी इस पाठ से कवि परिचित से और इस पाठ से जितने भी इस प्रश्न बनते हैं उनको भी आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कहीं पर किसी लाइन में यदि समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट्स कर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य रिप्लाई करूँगा। तो मित्रों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला पद्यांश जो है वो है उत्साह है, जो एक आह्वान गीत है, अर्थात बादल को संबंधित है और वह बादलों से बरसने के लिए कहता है, गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि को जो है बादल के गरजने में उसे एक उत्साह का स्वर सुनाई देता है, इसलिए वह कवि उनसे बार बार गरजने का आह्वान करता है, कहता है। और दूसरी जो कविता है वो है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की प्राकृतिक सौंदर्य का बड़े ही ढंग से सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है, कल्पना व्यक्त की है कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बादल गरजो घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित घुंघराले काले ललित 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 काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, भर दो बादल गरजो। तो कवि को जो है बादलों के गरजने में, कवि इस पाठ के माध्यम से कहना चाहता है कि कवि को बादलों के गरजने में उन्हें एक उत्साह का स्वर सुनाई देता है, इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए आग्रह करता हुआ कहता है कि हे बादलों, ओ धराधर मतलब हे बादलों, तुम गरज गरज कर, तुम जो है गरज गरज कर या घिर घिर कर, उमड़ उमड़ कर इस पूरे विस्तृत आकाश पर छा जाओ। कवि बादलों से आग्रह करता हुआ कहता है कि हे बादल, तुम गरज गरज कर इस सारे विस्तृत में उमड़ उमड़ कर इस सारे आकाश पर छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले वाले, और सुंदर काले घुंघराले केसों, और सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे रूप वाले बादल, बालक बादल तुम गरजो। इस लाइन को भी एक बार फिर से दोबारा सुनना। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे रूप वाले बालक के जैसे बादल तुम गरजो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर से भर दो बादल गरजो। कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है कि तुम एक कवि के समान हृदय में, उर्मे मतलब हृदय में, बिजली की चमक, बिजली की उज्जवल शोभा या बिजली की, विद्युत छवि मतलब विद्युत की उज्जवल शोभा या बिजली की चमक जैसे उत्साह से भरे हुए परिपूर्ण हो। कवि मतलब बादलों से कहता है कि तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की उज्जवल शोभा जैसे उत्साह से भरे हुए हो, परिपूर्ण हो, नवजीवन वाले, और तुम इस संसार में क्या करने वाले हो, तुम इस संसार में नए नवजीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि कहते हैं कि तुम अपनी वज्र जैसी विध्वंस शक्ति को, वज्र
तुम अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को क्या करो, छिपाए रखो और मेरे अंदर, कवि कहता है, और मेरे हृदय के अंदर एक नई कविता का जन्म दो। नूतन कविता मतलब क्या करो, एक नई कविता का जन्म दो। इसलिए फिर बरदो बादल गरजो, हे बादल तुम गरजते रहो। आगे देखिए नेक्स्ट पद्यांश। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आगे कवि जो है इस पद्यांश के माध्यम से बादलों को तपती हुई धरती पर बरसने के लिए आग्रह करता हुआ कहता है कि, कवि कहता है कि हे बादल संसार के सारे लोग, किसके, विश्व के निधाग, संसार के सारे जन, संसार सकल मतलब संपूर्ण या पूरे, संसार के सभी लोग, सकल जन में पूरे संपूर्ण लोग, निधाग मतलब होता है, निदाग मतलब ग्रीष्म ऋतु की तपन, यानी ग्रीष्म ऋतु के महीने की तपन। तो ग्रीष्म की तपन से कैसे हो रहे हैं, बिकल बिकल, व्याकुल और अनमने से हो रहे हैं। कवि बादलों से कहता है कि संसार के सारे लोग ग्रीष्म ऋतु में तपन के कारण व्याकुल और अनमने से हो रहे हैं। आगे देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। इसलिए कवि आगे कहता है कि ऐसे समय में अज्ञात दिशा से यानी दूसरी जगह से आकर क्या कर जाओ, इस अनंत आकाश में छा जाओ, इस विस्तृत आकाश में छा जाओ और तप्त धरा जल से फिर और क्या कर दो, और अब तुम अपनी शीतल जल वर्षा से इस तपती हुई धरती को तुम अपनी शीतल जल वर्षा से इस तपती हुई धरती को भिगोकर इसका क्या कर दो, इसका ताप दूर कर दो, अर्थात इसे तुम हरा भरा बना दो। एक बार फिर से सुनना इसी लाइन को आप, और तुम क्या करना, तुम जो है अपनी इस शीतल जल वर्षा से इस तपती हुई धरती को भिगोकर इसे फिर से हरा कर दो, इसका ताप दूर कर दो, शीतल कर दो, बादल बरसो। हे बादल तुम गरजते रहो और बरसते रहो। इसके बाद ये हमारा उत्साह पाठ है। इसके बाद दूसरा पद्यांश है इसका निराला जी का, वो है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अटना मतलब होता है समझ जाना, और आवा मतलब क्रांति होती है। फागुन एक मास, तन मतलब शरीर, यहाँ पर प्रकृति को एक मतलब धरती का शरीर बतलाया गया है। प्रकृति को सट नहीं रही, समा नहीं पा रही है। सीमित या सांस मतलब सुगंधित। तो कवि यहाँ पर देखना आप, कवि कहते हैं मतलब कवि ने जो है इस पद्यांश के माध्यम से बसंत ऋतु के फागुन मास, किसके, बसंत ऋतु के फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने इस पाठ के माध्यम से बसंत ऋतु के फागुन मास के प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया। कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि फागुन में अट नहीं रही है, आवा फागुन तन की सट नहीं रही है। इसे सुनना जरा आप, कि फागुन मास का ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य है, इतना व्यापक है, इतना अनोखा है और इतना विविध है कि ये आंखों में नहीं समा पा रहा है। कवि वर्णन करते हुए कहता है, फागुन मास की प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ये फागुन मास का ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध अनोखा है कि ये आंखों में नहीं समा पा रहा है। इसका भावार्थ सुनिए जरा आप। कवि को ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में शोभा बाहर निकल पड़ी है। मतलब कवि को ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति के शरीर में
ने समाने वाली ये कांति में शोभा, ये प्राकृतिक सौंदर्य है, इतना 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 जो है कांति में है कि ये शोभा बाहर निकल पड़ी है। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। और आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि आगे वर्णन करते हुए कहता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन मास की सुगंधित वायु का झोंका, वायु का एक झोंका क्या कर देता है, घर घर यानी प्रत्येक घर को अपनी मादक गंध से भर रहा है। फागुन मास की सुगंधित वायु का एक झोंका क्या कर रहा है, घर घर को अपनी मादक गंध से भर रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और इस बासंती मस्ती में, इस फागुन के महीने में, इस फागुन के महीने में उड़ान भरते पक्षियों के कारण, इस बासंती मस्ती में या इस फागुन के महीने में उड़ान भरने वाले पक्षियों के कारण सारा आकाश, सारा आकाश, सारा आकाश पंख में हो गया है। कैसा हो गया, पूरा आकाश पंख में हो गया है। आगे देखो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी तो कहीं लाल। देखो, आंख हटाता हूँ तो कभी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की शोभा इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है कि उससे दृष्टि हटाए नहीं हट रही है। फागुन मास की शोभा इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है कि उससे दृष्टि हटाए, नजरें हटाए नहीं हट रही है। पत्तों से लदी है डाल कहीं हरी है तो कहीं लाल। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि कहीं हरे पत्ते तो कहीं लाल पत्तियों से ये डालियां लदी हुई हैं। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि डालियां जो है वो कहीं लाल पत्तों से और कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और आगे कवि वर्णन कहते हुए हैं कि कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह। किसके समूह, फूलों के समूह प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में, इस प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में, इस प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में या हृदय में पुष्पमाला जैसी प्रतीत हो रही है। एक बार फिर से सुनना इस लाइन को आप कि कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह इस प्रकृति रूपी हृदय में, इस प्रकृति रूपी सुंदरी के हृदय में पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं, पुष्पमाला के समान प्रतीत हो रहे हैं। आगे देखिए, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और आगे कवि वर्णन कहते हैं कि फागुन मास की ये प्राकृतिक शोभा ने पाट पाट यानी प्रत्येक स्थान को, हर स्थल को क्या कर दिया, इतनी सुंदरता दे डाली है, इतनी सुंदरता दे डाली है कि पट नहीं रही है, कि वहाँ पर समा नहीं पा रही है, उसमें स्थान पर समा नहीं पा रही है। फागुन की प्राकृतिक मास की शोभा ने, सुंदरता ने हर स्थल को पाट पाट मतलब हर स्थल को, प्रत्येक स्थल को इतनी सुंदरता दे डाली है कि वह उसमें समा नहीं पा रही है। तो कवि ने यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से फागुन मास की प्रकृति का सुंदर ही वर्णन किया है। और उत्साह कविता में कवि ने जो है उसमें बादलों से उन्होंने आह्वान किया है कि वे गरजें और गरज कर इस धरती को क्या कर दें, हरा भरा कर दें। इसके बाद हम इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनते हैं और कई परीक्षा से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके भी आए हम यहाँ पर उनको देखिए। कुछ प्रश्न कई परीक्षा से बनते हैं, उनको हम देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ था वो बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर 1899 में हुआ था। और वे मूलतः गड़ाकोला एक स्थान है, जिला उन्नाव जिला में है ये।
उत्तर प्रदेश में स्थित है के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो 9वीं क्लास तक ही हुई थी, वो भी महिषादल में हुई थी। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और उनका जन्म कब हुआ था। इस प्रकार से इस प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ से प्रश्न जो बनने वाले हैं, इनका निधन कब हुआ था, ये प्रश्न बनता है यहाँ पर से कि 1961 में इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। इनकी प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इनकी मुख्य रचनाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, तो इनकी मुख्य जो रचना वो है अनामिका, दूसरी जो है परिमल है और गीतिका है। इसके अलावा कुकुरमुत्ता बहुत ही इनकी ये बहुत ही अच्छी रचना है और अनामिका ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है इनकी। इसके अलावा नए पत्ते भी इनकी रचना है, इनके द्वारा कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं, कहानियाँ भी लिखी गई हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है इनका वो बनता है यहाँ से, निराला इनकी जो संपूर्ण साहित्य वो किस में संकलित है, तो निराला रचनावली में साहित्य और कितने भागों में संकलित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 भागों में संकलित है संपूर्ण साहित्य इनका। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से, ये उत्साह नामक कविता एक किस प्रकार का गीत है, तो एक आह्वान गीत है। किसको संबंधित है, तो ये बादलों को संबंधित किया करते हुए लिखा है कवि ने। और इसमें किसको जो है बतलाया गया है, तो इसमें जो है पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कवि ने जो है अपनी भावना व्यक्त की है। और इसके अतिरिक्त अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, तो इस कविता में कवि ने फागुन मास की मादकता अर्थात फागुन मास की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका कवि ने यहाँ पर बड़ी सुंदरता से उसका वर्णन किया है। अब जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं इसके पाठ से वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर जो है घेर घेर घोर गगन धराधर, तो यहाँ पर घेर घेर घोर यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित काले घुंघराले यहाँ पे ही शब्दों का जो आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति भी अलंकार है और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। यहाँ पर बाल कल्पना से काले यहाँ पर जो रूपक अलंकार है, कल्पना की है कवि ने बाल की, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर ज़्यादातर इस कविता में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। विकल विकल शब्दों की यहाँ पर आवृत्ति हुई है, वर्णों की आवृत्ति हुई है इस प्रकार से, तो ये अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त और कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ से, वो देखिएगा आप। यहाँ से प्रश्न बनता है घेर घेर घोर गगन, पंक्ति में कवि ने किसे घेरने की बात कही है, तो कवि ने यहाँ पर आकाश को, किसको, आकाश को घेरने की बात कही है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है हमारा, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है, तो इससे पहले अपन पढ़ा था अभी, तो कवि जो यहाँ पर बादलों का आह्वान कर रहा है, उन्हें बुला रहा है, उन्हें बरसने के लिए कह रहा है, उन्हें गरजने के लिए कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पर से, किस समय की शोभा ने कवि को जो है आंखें नहीं हट रही हैं उसकी, वो दूसरे पद्यांश से बनता है हमारा प्रश्न। इससे मतलब कवि ने जो है एक प्रश्न इस प्रकार से यहाँ बन सकता है कवि के अनुसार, किस समय की शोभा से कवि की आंख नहीं हट रही है, तो फागुन मास का जो महीना है, तो फागुन की मास को जो सुंदरता को देखकर कवि की आंख नहीं हट रही है। इसके अलावा चौथा प्रश्न ये यहाँ से बनता है, अट नहीं रही है, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल अभी अपन ने बताया था आपको कि वसंत ऋतु का वर्णन किया गया और वसंत ऋतु में फागुन मास का की प्रकृति का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न यहाँ से बनता है पहले पद्यांश से,
वो बनता है आपका इस प्रकार से। बाल कल्पना के से पाले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो यहाँ पर बाल कल्पना से उपमा, उपमान, उपमेय और उपमान, तो यहाँ पर कवि ने जो है जहाँ पर उपमेय, जहाँ पर उपमान और उपमेय की स्थिति होती है उस स्थिति में उपमा अलंकार होता है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ओके मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स पर अपने सुझाव दीजिए जिससे हम और अधिक इसमें सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।